नमस्कार दोस्तों, राजकीय महाविद्यालय बहरोड मैं सहायक आचार्य ज्योति कुमारी आप सबका स्वागत करती हूँ। और हमारे इस ई व्याख्यान क्रम में मैं आज आपको रीतिकाल के प्रमुख कवियों का बेहद संक्षिप्त आपको परिचय दूंगी, ताकि सभी कवियों से आप लोग एक बार परिचित हो लें और फिर हम जब एक एक कवि का विस्तृत वर्णन करेंगे तब आपको उनको समझने में बहुत सुविधा होगी। इस ई व्याख्यान के क्रम में मैं आपको बताना चाहती हूँ कि रीतिकालीन कवि बहुत हुए हैं। बहुत कवियों में हमें उनकी प्रवृत्तियों को देखने को मिलती है, वो प्रवृत्तियाँ, परंतु यहाँ हम मुख्य रूप से जो अधिक प्रसिद्ध कवि हुए हैं उनके बारे में हम यहाँ आपसे चर्चा करेंगे। रीतिकालीन कवियों में अनेक कवि हुए हैं, परंतु जो वे कवि अधिकतर राजाश्रय प्रश्रय में रहते थे, राजा के आश्रय में रहते थे। इस और राज दरबारी कवि की प्रवृत्ति उन सब में हमें दिखाई देती है और उन्हें इसी बरक्स अनेक सम्मान भी प्राप्त होते थे अपनी कविता के बल पर। जो हम इस क्रम में आगे बढ़े तो बहुत सारे कवियों का नाम आता है साथियों। सेनापति, केशवदास, बिहारी, चिंतामणि, मतीराम, देव, भूषण, नीलकंठ और सुखदेव मिश्र आदि। तो इन सभी कवियों में होते हुए मैं सबसे पहले आपको कवि केशवदास के बारे में बताना चाहूँगी कि कवि केशवदास ये ब्राह्मण थे और ओरछा नरेश इंद्रजीत सिंह के यहाँ पर राजसभा में कवि थे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे और संस्कृत में लिखने के कारण ही इन्हें अत्यधिक क्लिष्ट भाषा की क्लिष्टता के कारण इन्होंने संस्कृत को छोड़ा और उसके आगे हिंदी में इन्होंने अपनी काव्य रचना प्रारंभ की। रसिक प्रिया, कवि प्रिया, रामचंद्रिका आदि कृतियों का इन्होंने वर्णन किया है। इन्होंने अलंकारों का बहुत प्रयोग किया है और इस संदर्भ में अलंकारों में इन्होंने एक उदाहरण आप देख सकते हैं, जैसा कि यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न बिराजई कविता बनिता मित्र। ये इन पंक्तियों को आप रीतिकाल की आप तो वाक्य भी कह सकती है, ब्रह्म वाक्य भी कह सकते हैं कि रीतिकाल में जिस तरह से कविता के सौंदर्य को प्रमुख रूप स्थान दिया गया है, प्रमुख रूप से माना गया है, और बिना सौंदर्य के जिस तरह से कवि केशवदास कहते हैं कि बिना सौंदर्य के न तो कविता अच्छी लगती है, न वनिता अर्थात नारी अच्छी लगती है, न मित्र अच्छा लगता है। तो यही सिद्धांत हमारे रीतिकाल में भी दिखाई देता है कि जिस तरह से कवि केशवदास ने कहा, यद्यपि सुजाति सुलक्षणी सुबरन सरस सुवृत्त भूषण बिनु न विराजई कविता वनिता मित्र। तो इन पंक्तियों से आप केशवदास के काव्य सौंदर्य का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्होंने कितनी अच्छी रचनाएं की हैं। इसी क्रम में मित्रों हम आगे बढ़ते हैं और कवि चिंतामणि इनका भी हम नाम ले सकते हैं। कवि चिंतामणि, अनेक आलोचक जो है चिंतामणि को रीतिकालीन का कवि नहीं मानते हैं, जबकि सन 1700 के आसपास में इनका रचनाकाल रहा है और इनकी रचनाएं भी बहुत अच्छी रही हैं। और ये चिंतामणि सूर्यवंशी राजा मकरंद शाह के दरबारी कवि भी रहे हैं। इन्होंने काव्य विवेक, काव्य प्रकाश, छंद विचार और रामायण आदि अनेक कृतियों का निर्माण किया है और इनकी रचनाएं भी हमें चुटपुट रूप में ही सही लेकिन अच्छे रूप में और अच्छे काव्य सौष्ठव दिए हुए दिखाई देती हैं। अब तीसरे पायदान की तरफ चले, तीसरे पायदान भी न कहें, तीसरे क्रम की तरफ चले तो हम कवि बिहारी दास, चूँकि आप सभी पढ़ते हुए आए हैं 11वीं और 12वीं और आप BA प्रथम वर्ष में भी पढ़ चुके हैं कवि बिहारी दास के बारे में संक्षिप्त। तो अभी चूँकि हम कवियों का संक्षिप्त परिचय ही दे रहे हैं, इसलिए आपके लिए मैं यहाँ संक्षिप्त परिचय कवि बिहारी दास का प्रस्तुत करती हूँ। ये जयपुर के राजा
जयसिंह के दरबारी कवि थे और इनकी सबसे प्रसिद्ध विशेषता ये थी कि इनका रीति के साथ, श्रृंगार के साथ भक्ति में इनका विशेष रुझाव था और बहुत अच्छे भक्ति परक इन्होंने दोहे भी लिखे हैं। और इनकी एक प्रसिद्ध रचना है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई यानी बिहारी दास के द्वारा लिखे हुए दोहे उसमें संकलित हैं, जो इसमें बिहारी सतसई में बिहारी का काव्य हम पढ़ सकते हैं, उनकी रचनाएं देख सकते हैं। और उन्होंने बिहारी दास के यहाँ अलंकार भी और छंद भी बहुत ही अच्छे रूप में लिखे हुए मिलते हैं। और आप ये समझें कि श्लेष अलंकार का इन्होंने बहुत अच्छा उपयोग किया है, यमक अलंकार का भी बहुत, मतलब आप यूँ मानिए कि सभी अलंकारों का एक तरह से ये प्रकांड विद्वान थे। जैसे एक अलंकार है इनका लिखा हुआ पद है, उसमें अलंकार का सौंदर्य देखिए। कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, कनक कनक ते 100 गुनी मादकता अधिकाय, या खाए बोराय नर वा पाए बोराए। यानी एक को खाने से बोरा जाता है इंसान और दूसरों को पाने से ही। तो इस तरह से अलंकारों का बहुत सुंदर प्रयोग इन्होंने बहुत ही अपने काव्य में बहुत ही सुंदर प्रयोग किया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने तो इनके बारे में ये भी लिखा भी है हिंदी साहित्य के इतिहास में कि बिहारी की भाषा उतनी विशुद्ध न होने पर भी साहित्यिक है, वाक्य रचना व्यवस्थित है और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर टिका हुआ है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने बेहद अच्छी भरी भूरी प्रशंसा बिहारीदास की है और बिहारी सतसई में हमें इनके बहुत अच्छे काव्य पद पढ़ने को आगे मिलेंगे। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। कवि मतीराम के विषय में मैं आपको बताना चाहूँगी कि कवि मतीराम बूंदी के महाराजा, यानी बूंदी आप समझें कि बिहारीदास जयपुर और मतीराम बूंदी के महाराजा राजा भाव सिंह जी के यहाँ दरबारी कवि रहे। इनके द्वारा ललित ललाम, छंदसार, रसराज, साहित्यसार, लक्षण श्रृंगार और मतीराम सतसई आदि कृतियाँ इनकी मिलती हैं। मतीराम के यहाँ पर भी श्रृंगार के साथ साथ हमें भक्ति की प्रधानता मिलती है, लेकिन इनके यहाँ एक खास बात यह है कि अलंकार उतने अधिक हमें नहीं मिलते हैं, कृत्रिमता से थोड़े दूर हैं ये, पांडित्य प्रदर्शन नहीं है, किंतु इनके काव्य में एक भाव प्रधानता निरंतर बनी हुई है। इसी क्रम में मैं आगे चलूं। कवि भूषण का नाम भी बहुत प्रसिद्ध है और बच्चों मैं आपको बताना चाहूँगी कि रीतिकालीन कवियों में सबसे विभिन्न प्रकार का थोड़ा सा उन्होंने एक अलग धारा ली और इन्होंने वीर रस को भी इन्होंने भूषण कवि ने अपने काव्य सौंदर्य में प्रधानता दी है। तो काव्य भूषण ने अपने उसमें इन्हें वीर रस के उसमें प्रधानता दी और राजा इंद्र ने, चित्रकूट के राजा इंद्र ने कवि भूषण की उपाधि से अलंकृत किया था। और इनके द्वारा जो रचित शिवराज भूषण है वो इनकी शिव बावनी, छत्रसाल दशक आदि कृतियाँ इनकी हमें मिलती हैं। और इनका जो अलंकार पर जो टिका हुआ ग्रंथ है, अलंकार को, चूँकि ये सभी रीतिकाल के सभी कवि आचार्य भी होते थे, तो आचार्य इन्हें इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये लक्षण ग्रंथों का निर्माण भी करते थे। इसलिए भूषण को भी आचार्य मानते हुए आचार्य माना गया क्योंकि इन्होंने लक्षण ग्रंथ लिखा और उस लक्षण ग्रंथ का नाम है शिवराज भूषण लक्षण ग्रंथ। और इसमें उन्होंने अलंकार और छंदों का वर्णन किया है। तो अब भूषण के भी बारे में हम आगे अपने व्याख्यानों में आगे पढ़ेंगे। और इसी तरह से हम आगे, और एक प्रसिद्ध कवि रह रहे हैं हमारे कवि देव, वे भी रीतिकाल के प्रमुख कवियों में माने जाते हैं, लेकिन इन्हें उचित राजाश्रय न मिलने के कारण जगह जगह उन्हें भटकना पड़ा और अंत में बहुत सारा संघर्ष करने के बाद अंत में उन्हें
एक अच्छी रचनाएं निर्मित करने के लिए और अच्छी चीज़ें अपना अच्छी काव्य साधना निर्मित करने के लिए बेहद संघर्ष का सामना करना पड़ा, क्योंकि इन्हें राजाश्रय उस तरह से नहीं मिला। बल्कि इन्होंने, मैं देखूं और मैं आपको बताऊं कि इन्होंने तो मतलब रीतिकाल में सबसे ज़्यादा रचनाएं की हैं, जिनमें भाव विलास, अष्टयाम, भवानी विलास, प्रेम तरंग, सुजान विनोद, राग रत्नाकर और जाति विलास, रस विलास, काव्य रसायन, शब्द रसायन, सुख सरंग तरंग, देवाग्ना, प्रपंच नाटक, रक्ष विलास, पावक विलास, ब्रह्म दर्शन 25, रासानंद लहरी, प्रेम दीपिका, सुमील विनोद, रसानंद लहरी, राधिका विलास, नीति शतक और नक्षिक प्रेम दर्शन आदि बहुत से रचनाएं इन्होंने की हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविदेव के विषय में बहुत सुंदर बात लिखी है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी। बीच बीच में मैं ये उदाहरण मैंने लिख रखे हैं और कतिपय पुस्तकों का भी सहारा लेना पड़ रहा है ताकि मैं आपको और अच्छे से बता पाऊँ। तो रामचंद्र शुक्ल ने ये कहा है कि कवित्व शक्ति और मौलिकता देव में खूब थी, पर उनके सम्यक स्फुरण में उनकी विशेष रुचि प्रायः बाधक हुई। कभी कभी वे बड़े और पेचीदे मजमून का हौसला बांधते थे, पर अनुप्रास के आडंबर की रुचि बीच में ही अंग भंग करके सारे पद्य को कीचड़ में फंसा छकड़ा बना देती थी। यानी कि कविदेव में भाव की प्रधानता बहुत थी, परंतु नियम का जो बंधन था रीतिकाल में, वो उनके भाव को उतने गहराई में प्रस्तुत नहीं करने दे रहा था। लेकिन कविदेव की श्रृंगारिकता रीतिकालीन छिछली न होकर के गंभीरता लिए हुए थी, इसलिए भी हम देव को प्रमुख कवियों में मानते हैं। इसी तरह से आगे हम कवि घनानंद का भी यहाँ पर संक्षिप्त परिचय देंगे और कवि घनानंद को मैं बताते हुए हर्ष का अनुभव कर रही हूँ कि रीतिमुक्त कवियों में कवि घनानंद को प्रमुख माना जाता है और रीतिकालीन कवियों में भी ये शीर्ष स्थान रखते हैं। सुजान शब्द इनके काव्य में बहुत आया है और सुजान को हम दो अर्थों में समझ सकते हैं। सुजान जो सहृदय है और सुजान एक जो उनकी प्रेमिका है, और वही सुजान जो राधा और कृष्ण के रूप में यानी 3 रूपों में उनके काव्य में आया है। उनकी बहुत सी रचनाएं हैं घनानंद की, जैसे सुजान हित, गोकुल गीत, गोकुल विनोद, प्रेम पत्रिका, प्रीति पावस, प्रेम सरोवर, ब्रज विलास, रंग बसंत, अनुभव चंद्रिका, रंग बधाई, प्रेम पद्धति, ब्रिज भानुपुर सुषमा, गिरि पूजन, विचार सार, मूरत मिलित मकामोद, दान धरा, प्रिय प्रसाद आदि हैं। प्रेमानुभूति में रीतिकालीन कवियों में घनानंद का विशेष स्थान रहा है और भक्ति में श्रृंगार इनका प्रमुख लक्षण रहा है। और घनानंद की भाषा विशुद्ध ब्रज भाषा रही है और श्री त्रिपाठी ने उनके बारे में बहुत अच्छी पंक्तियाँ लिखी हैं। वो बताया है उन्होंने कि कवि ने परंपरा से यानी घनानंद ने परंपरा से चले आते हुए संयोग श्रृंगार के अंतर्गत किए जाने वाले विलास का भी वर्णन किया है, यानी संयोग श्रृंगार का भी वर्णन किया है, किंतु उसमें भी भाव तल्लीनता की ही प्रधानता रहती है। स्थूल वर्णन उनके यहाँ नहीं मिलता है, यानी कि श्रृंगार में भी भाव, उसका छिछोरापन या कहें छिछलापन उसमें नहीं मिलता है, बल्कि घनानंद में भावों की प्रधानता अधिक मिलती है। स्थूल व्यापारों को उतना स्थान नहीं है जितना कि सूक्ष्म भाव की प्रवृत्ति हमें अधिक मिलती है। वैसे मित्रों, मैं आपको बता दूं कि रीतिकाल में बहुत से कवियों का नाम अभी बाकी है और बहुत से कवियों का काव्य अभी और प्रकाश में अभी आपके सामने धीरे धीरे आएगा, लेकिन प्रमुख रूप से जो प्रमुख कवियों में गिने जाते हैं उनका संक्षिप्त परिचय आपके लिए प्रस्तुत है, ताकि जब हम अगले ई व्याख्यान आगे पढ़ेंगे तो उसमें आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। तो अब आपसे विदा लेती हूँ। मैं ज्योति कुमारी, सहायक आचार्य, राजकीय महाविद्यालय बहरोड। अब हम मिलते हैं अगले ई व्याख्यान में।
धन्यवाद।